हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस मेगा माइंड आर्ट्स खाते में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा हुआ था, पॉलिटिकल साइंस का 2 वीडियो और ज्ञान बिंदु वाला लगभग एक सेट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम दूसरे सेट की बात करते हैं और ये सेट मार्च से अप्रैल वाला का पहला सेट है। इसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उनका टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है रोशन सर का, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था किसके लिए? ध्यान दीजिएगा। तो सामान्य तौर पर इरिथ्रियन लाल सागर के लिए प्रयोग किया जाता था और यह लाल सागर, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच ये लाल सागर है जिसका पानी शैवालों के कारण, क्या बोले, शैवालों के कारण लाल दिखाई पड़ता है। और यह इरिथ्रियन अथवा लाल सागर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से सामान्य तौर पर इरिथ्रियन लाल सागर के लिए उपयोग होता था और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान में संविधान की संघीय संरचना। देखिए, पहली बात, संघीय संरचना को भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और राज्यों की रक्षा के लिए, राज्यों की बचाव के लिए, राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, इसके तहत ऊपरी सदन का प्रावधान किया गया है, अर्थात राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। और बिहार की जो 16 राज्यसभा की सीटें हैं, इसे 16 राज्यसभा की सीटों का चुनाव राज्य विधानसभा के द्वारा कि जितने भी मेंबर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, अर्थात निर्वाचित मेंबर इनका चुनाव करते हैं। इस तरह से इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले तो ये था आपका बेसिक। कह रहे हैं, भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। बिल्कुल, अभी हमने बता दिया था कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में यह कनाडाई मॉडल के संघ के मॉडल के समान है, बिल्कुल सही है। यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक ऊपरी सदन का प्रावधान करता है, बिल्कुल ये भी सही। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट बताया हमने आपको कि ये दोनों कथन सही इसलिए क्योंकि हमने संघीय व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया हुआ है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब हुआ सारे शक्ति का किसी एक संस्था में निहित हो जाना, अर्थात केंद्र में निहित हो जाना। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। और राज्य के केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, बचाव के लिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संसद में ऊपरी सदन का प्रावधान किया गया, अर्थात राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सही है, अर्थात 1 और 2 कथन दोनों सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है संगम काल। तो ध्यान दीजिएगा, संगम काल में शिव, पार्वती, बलराम, कृष्ण आदि सबकी पूजा होती थी। उसी में एक विजय की देवी हुआ करती थी जिसे कोरावाई के नाम से जाना जाता था। अर्थात संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावाई से क्या अभिप्राय है? यह एक विजय की देवी हुआ करती थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन तो सबको पढ़ा होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में एक चौड़ी आकार की उल्का पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है जिसको सामान्य तौर पर क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। अर्थात हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह की पट्टी निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है? अर्थात मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान लागू होने के कुल 26 वर्ष बाद संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। देखिए, संविधान लागू होने के 26 वर्ष बाद आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी मूल कर्तव्य की? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल, एक काला दिन, ठीक है, जिसको लोग बोलता है, ठीक है, और कहना भी चाहिए, इंदिरा गांधी ने जो लगाया था। आपातकाल लागू हुआ, उस आपातकाल के बाद 1 साल बाद जस्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि उस समिति में टोटल 12 मेंबर थे और
जिसके अध्यक्ष बनाया गया था, उन अध्यक्ष का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, इसलिए उस समिति का नाम पड़ गया सरदार स्वर्ण सिंह। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मूल्य कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी अर्थात लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, ये नाम सब कुछ सुना भी होगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, जिस अंग्रेज ने सबसे अधिक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया वो था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को अपहरण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति आदि के नाम से जाना जाता है। और इसका पहला शिकार सतारा हुआ था 1848 में, और सबलपुर 1849 में हुआ था, झांसी 1853 में हुआ था, करौली 1855 में हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है एग्जाम में, निम्नलिखित में से हड़प नीति के तहत वह कौन सा राज्य था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वापस कर दिया था? तो करौली। करौली को हड़प नीति के तहत, ठीक है, विलय नीति के तहत शामिल कर लेने के बाद भी बाद में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है कुल आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ध्यान दीजिएगा, पहला बात, कुल आर्द्र भूमि आपका केरल में है और यह एक रामसर स्थल है। रामसर स्थल का अर्थ ये है कि ऐसी भूमि, ऐसा स्थल जो जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण प्रदान करता है, उसको बोलते हैं रामसर साइट। और रामसर साइट ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर स्थल ईरान में स्थित है। और भारत का पहला रामसर स्थल के रूप में जिसको शामिल किया गया था वो था उड़ीसा का चिल्का झील। उड़ीसा के चिल्का झील को पहली बार रामसर स्थल के रूप में 1981 में शामिल किया गया था। और रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर इसमें से इन दोनों हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गलत है, सॉरी, दोनों नहीं होगा, क्योंकि कोल भूमि मध्य प्रदेश में नहीं, कहाँ पे? केरल में स्थित है। ये आप ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, यह रामसर स्थल के रूप में नामित है। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि यह रामसर स्थल के रूप में नामित है। ये कथन सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहे हैं, चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की आपका। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद की कार्यवाही भाषा के रूप में घोषित किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। संविधान ने संसद में होने वाली चर्चा, जो भी भाषण होगी, उस भाषण में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा को सामान्य तौर पर दर्जा दिया है। ये कथन सही है। करें, भारत का राष्ट्रपति किसी भी संसद सदस्य को सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। गलत। देखिए ध्यान दीजिएगा, संसद सदस्य नहीं, संसद का 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा में यदि किसी व्यक्ति को संसद में अपनी बात को रखना होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात की अनुमति देता है कि वह किस भाषा में अपनी बात को रख सकता है। अर्थात यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी संसद मेंबर को अपनी मातृभाषा में सदन में बोलने का अधिकार नहीं देता है। उस सदन का जो अध्यक्ष होता है अथवा उस सदन का जो सभापति होता है वह इस बात की अनुमति देता है। अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति नहीं देता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। केवल कथन 1 सही है। यहाँ 8 नंबर में कथन केवल 2 सही था, क्योंकि कुल आर्द्रभूमि केरल में है। यहाँ पर भी केवल कथन 1 सही है, 2 गलत है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, कह रहे हैं हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी एशिया की संस्कृति का तात्पर्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ। और यहाँ तुलना पूछ रहा है आखिर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्यों अलग थी। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सर्व प्रमुख विशेषता उसका नगर नियोजन था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी बनी हुई थी, पक्की बनी हुई थी,
घरों से निकलने वाली नालियाँ सड़कों के मेल नालों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, सड़कों के किनारे चबूतरे बनी हुई थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटी थी। इस तरह की व्यवस्था किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है, केवल हड़प्पा में देखने को मिलती है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए करें, इनके पास नगर योजना की ग्रिड पद्धति थी, बिल्कुल सही है। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, हाँ। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में लिपि थी, लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये कथन सही है। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, ये भी सही है। अर्थात इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब 1922 में खुदाई हुई तो खुदाई के पश्चात कुएं का साक्ष्य मिला। ठीक है, और घरों से निकलने वाली नालियों का भी साक्ष्य मिला था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए, कर है प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, बिल्कुल कटी फटी है। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं मैप की, देखिए 1 मिनट, भारत का मैप नहीं लगा पाए इसलिए सॉरी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझिए आपका भारत है, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, जो राजमहल की पहाड़ी से लेकर अरावली पर्वत से तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़ी, अर्थात इसका आकार त्रिभुजाकार में बना हुआ है। और जब पठारी भाग है तो कटा फटा ही है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, बिल्कुल कटी फटी है। और ध्यान दीजिएगा, मेघालय की पहाड़ी, शिलोंग की पहाड़ी और झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों को पश्चिम बंगाल में मालदा गैप अलग करता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 में कर रहा है, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर की पठार से अलग करता है। ये भी सही है, हमने अभी बता भी दिया है। और जब पठारी भाग है तो कम ऊंची अधिक चौड़ी तो होंगे ही, अर्थात इस तरह से इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करता है, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं। यही सेट था, इसका पहला वाला सेट में ही था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्वेश्चन कर रहा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जिसे भूल और चूक की संज्ञा दी गई, उस एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। इनमें से आपका आंसर हो जाएगा किस एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था, तो 1781, ठीक है। इसमें आंसर इसका नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें, मुगल काल में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, हाँ ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का समकालीन अब्दुल हामिद लाहौरी था जिसने बादशाहनामा को लिखा था, और अब्दुल हामिद लाहौरी अबुल फजल का चेला हुआ करता था। इस तरह से कथन ये सही है। ऑप्शन 2 कह रहे हैं, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, नहीं, ध्यान दीजिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों हेनरी बेवरिज ने किया था। केवल एक कथन सही है, ऑप्शन 2 गलत है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कर है, बुमला दर्रा कहाँ स्थित है। तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी विंगरी ये सब उत्तराखंड में है, ठीक है। वही नाथुला और जलेपला सिक्किम में है, और बोमडीला, बड़ा लाचा, यांगची दीवान जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन की आपको 12th में ही पढ़े होंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में
संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर भाग लेते हैं, बिल्कुल कथन सही है। और उपराष्ट्रपति का पद लाभ देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं होता है, ये भी कथन सही है। ए और बी दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। दामिन इको क्या है, तो 12th में क्वेश्चन है, दामिन इको का संबंध किससे, भूमि से है और संथाल परगना से है, ठीक है। झारखंड अर्थात भागलपुर और झारखंड का एक पहाड़ी भाग था, इसको बोला गया राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ियों में संथालों के लिए रहने के लिए जो भूमि का टुकड़ा दे दिया गया था, उसको ही बोला गया दामिन इको। दामिन इको अर्थात संथाल परगना। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है, तो ऊंचाई करता है, समुद्री धाराएं करती है प्रभावित, प्रचलित पवनें करती हैं, ये सही है। समुद्र से दूरी और भूमि से जल का विस्तार ये भी करता है, स्थान का ढाल करता है। ऑप्शन ए इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अक्षांश रेखाओं से दूरी का पता लगाते हैं, देशांतर रेखाओं से समय की गणना करते हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, अर्थात अक्षांश रेखा प्रभावित करता है लेकिन देशांतर प्रभावित नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन ही आपका ठीक है गलत है, बाकी तीनों करता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। करें, इन्हें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में घोषित किया जा सकता है, नहीं। राष्ट्रपति जिन क्षेत्रों में चाहे जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है उसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। यहाँ कर है केवल इन 4 राज्यों की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य को घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है राष्ट्रपति के पास किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, शक्ति है, हाँ ये सही है। केवल कथन 2 सही है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गृहपति घर का मुखिया होता था, बिल्कुल गृहपति घर का मुखिया होता था। गृहपति घर का मुखिया होता था। इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों, जिनमें समृद्ध व्यापारी भी शामिल होते थे, की परिस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था, गृहपति, ये भी सही है। अर्थात 1 और 2 तीनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया, नहीं। सन 2000 में नहीं, सन 2010 में, सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में अपनाया गया था, ये कथन गलत है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग एवं साझेदारी न्यायोचित तरीकों से करना है, हाँ ये कथन सही है। ऑप्शन केवल 2 सही है क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल सन 2000 में नहीं, सन 2002 में अपनाया गया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सिक्किम के विलय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज़ादी से पूर्व सिक्किम, हाँ आज़ादी के बाद सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन करके इसको 1975 में भारत का राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य के रूप में। और सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। और आज़ादी के बाद आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणार्थी भी प्राप्त कर दी गई थी, क्योंकि वहाँ की जनता और वहाँ के लोग और जनता वहाँ की चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो जाएं, ठीक है। इस तरह देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, बिल्कुल सही है। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया 1975 में, हाँ ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता की समर्थन प्राप्त नहीं था। अगर समर्थन प्राप्त नहीं होता तो क्या सिक्किम भारत में मिलता? नहीं ना मिलता। कथन ऑप्शन डी गलत है, समर्थन प्राप्त था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अर्थात
कौन कौन कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द का क्या मतलब है? अर्घट शब्द किसे करता निरूपित? तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को ही अर्घट कहा गया है, ये अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून करें, मानसून ब्रेक का मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? ध्यान दीजिएगा, मानसून के आगमन को ही मानसून का बर्स्ट कहा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यह जून का पहला सप्ताह में आता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के संदर्भ में कथनों पर विचार की। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद है, राज्य में राज्य मंत्री परिषद है। केंद्र का केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देता है और राज्य का मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देता है, लेकिन इस सहायता और सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए गलत कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है, नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा दिया गया सलाह एवं सहायता सहयोग की जांच किसी भी उच्च न्यायालय में, ना ही राज्य के मंत्री परिषद द्वारा दिया गया राज्यपाल को, मतलब किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए गलत है, यहाँ करें किया जा सकता है, गलत है। करें, राज्यपाल को यह निर्णय करने का प्राधिकार है कि कोई विषय उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं। हाँ, ये राष्ट्रपति को भी है और राज्यपाल को भी है। ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन क्या है आपका? केवल 2 सही है, ऑप्शन ए आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करें, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संत कबीर के बारे में तो यहाँ सब कुछ सही है दिख रहा है, क्योंकि संत कबीर के बारे में बहुत सारी इससे क्या विडम्बनाएँ हैं, वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाया गया है। ऑप्शन ऐसा, क्योंकि इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की, बिल्कुल की। यह औरंगजेब के समकालीन थे, नहीं। यह मुगल साम्राज्य में किसी के समकालीन नहीं थे, दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये कथन गलत है। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान का गहन प्रभाव किया, बिल्कुल किया। ये प्रबल विरोधी थे। अजान हुआ, व्रत हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, ठीक है, जाति प्रथा हुआ, अर्थात 1 और 3 सही है, 2 गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण केंद्रीय जल आयोग द्वारा संचालित जल मौसम विज्ञान के केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से नहीं लिया जाता है? तो जल स्तर लिया जाता है, गाद लिया जाता है, जल गुणवत्ता लिया जाता है, नदी प्रणाली में स्थानांतरण का स्थान नहीं लिया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो 2008 में आया, 2008 में आया, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ध्यान दीजिएगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत फौजदारी, सिविल और आपराधिक तीनों मामले की सुनवाई की जाती है। इसमें इनमें कर नहीं की जा जाती। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। ऐसा नहीं है, दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है। और यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। हाँ, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ये दोनों मामलों की सुनवाई करता है, चाहे वो फौजदारी हो चाहे वो सिविल हो, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को महारानी ने उद्घोषणा किया, इस उद्घोषणा को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था और महारानी ने 1857 के विद्रोह की मतलब जो कारण थे उसको जानने के लिए ये सारी घटनाएं मतलब एक तरह से एक नया प्रोग्राम मतलब बना दिया, ठीक है ना, पूरे भारत में। इसके तहत हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, इसने राज्य की हड़प नीति को समाप्त कर दिया, देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दिया। हाँ, ये सही है।
और कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों के रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया। बिल्कुल सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं और बढ़ावा दिया, समान अवसर दे, क्योंकि जान चुकी थी 1857 का विद्रोह यूं ही नहीं घटा, इसलिए यहाँ गलत है। कर है इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया, नहीं समान अवसर दिया, अर्थात 1 और 2 सही है, केवल 3 गलत है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चेंचू। करे चेंचू 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 जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती है। नहीं, चेंचू जनजाति कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी दोनों राज्यों में निवास करती है। यह करें केवल पूर्वोत्तर राज्यों में, गलत है आंसर। गैर जनजातीय समूहों से पूर्ण अलगाव के कारण इनके विकास संबंधी कार्यों में न्यून सफलता मिली, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जनजातियां अधिकतर जंगलों में निवास करती है और इनका व्यापार व्यवसाय गैर जनजातियों से है। यहाँ अलगाव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका मुख्य पेशा कृषि है, नहीं, इनका मुख्य पेशा शिकार था। क्या था? शिकार था। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन की अधिनियम 1992 के अंतर्गत शामिल है? ध्यान दीजिएगा, 92, ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन, 1 मिनट, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार थी और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था का उल्लेख किया गया है और नगरपालिका में आपका नगर पंचायत भी आता है। अर्थात कौन शामिल है? तो नगर पंचायत शामिल है और जिला पंचायत पंचायती व्यवस्था का अंग है, पंचायत समिति उसी का अंग है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से केवल एक कथन सही है, केवल एक, ध्यान दीजिएगा, केवल एक कथन सही है। और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 में किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और इसका प्रथम अध्यक्ष कोई अंग्रेज था, भारतीय नहीं था, लिविंगस्टन के नाम, लिविंगस्टन, ठीक है, लिविंगस्टन था, लिविंगस्टन ये था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, ऑप्शन ए गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराकर उनका समर्थन प्राप्त करना था। हाँ, ये कथन सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय जो जनता थी उनकी जितनी समस्याएं थी उससे अवगत कराना था, ये कथन सही है। ऑप्शन मतलब केवल 2 सही है, ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, अवसादी एवं रूपांतरित शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवसादी शैलों के मध्य विभिन्न परतें पाई जाती है, कुछ सही है, जबकि रूपांतरित शैलों में अवसादी शैलों की भांति परतें नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अवसादी शैलों का निर्माण अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण तथा संपीड़न से होता है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी है गलत है, जैसे हमको तो आंसर कुछ क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस से दिमाग खराब करता है। देखिए ऑप्शन सी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवसादी शैलों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं और कैंथित में नहीं पाए जाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन सही है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही दम है। ठीक है, बात करते हैं। करें शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। उस समय भारत के पीएम मोरारजी देसाई थे और 6 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार, इसमें से अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताते हैं। अनुच्छेद 23 में बालात श्रम का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में 24 में यह कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाना में काम नहीं कराना है। और अनुच्छेद 23 में कहा गया है किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी धौंस दिखाकर काम नहीं कराना है। उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है जो तय कर दी गई है मानदेय, उसको मानदेय दे देना है। मतलब ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 23 बताता है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 बताता है। हम तो खैर पढ़ लिए, यहाँ पे वो पढ़ लीजिए। कर है शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 23 में है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाना, फैक्ट्री, दुकान पर काम नहीं करना है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। ऑफ क्वेश्चन ये दोनों सही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जैन और बौद्ध धर्म के उदय के निम्न संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12th का ये पेपर है, जैन और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? तो वैदिक काल के अंत तक जाते जाते समाज में वाय आडंबर, कर्मकांड और बहुत सारी जातीय व्यवस्था फैल गई, कुरीतियाँ फैल गई। उस समय लोगों को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा और जिस धर्म ने लोगों को मध्य मार्ग को अपनाने की बात कही वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था। अर्थात इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए हुआ था और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। बिल्कुल, क्षत्रिय कहता था कि ब्राह्मण से बड़े हम हैं और वैसे कहते थे कि हम कृषि करें और ब्राह्मण फ्री में खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ये सभी व्याप्त था। कर इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा। भारत की लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक प्रयोग ईंट बनाने के लिए, क्या बनाने? ईंटा। लेटेराइट मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग ईंटा बनाने में किया जाता है और ये साधारणतः लाल रंग की होती है। बिल्कुल, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। गलत। लेटेराइट मृदा में नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, लोहा और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ध्यान दीजिएगा। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी भी गलती है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू, ध्यान दीजिएगा। काजू के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपका यही मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। ईंटा के लिए, टोपियों के लिए, काजू के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते कर है अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को अपना किला बनाया। बिल्कुल सही है। इन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक तथा मछलीपट्टनम से लेकर सिंध तक नदी तक व्यापारिक वर्चस्व स्थापित किया। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की झील है। अनूप झील, हाँ बिल्कुल, अनूप झील, अर्थात अनूप को बोलते हैं लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। बिल्कुल सही है। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में 1981 में शामिल किया गया था। ये भी सही है। 1 और 2 और 3 तीनों सही है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार संघ सूची का विषय है। बिल्कुल, और संघ सूची में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा, वन विवाद, देखिए शिक्षा आया तो समवर्ती सूची का, राज्य सूची नहीं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें कुल 61 सब्जेक्ट हैं। व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का विषय है। ये भी क्वेश्चन गलत है। इसमें कुल 52 सब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब केवल 1 सही है, 2 और 3 गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गलत। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। हाँ, 2010 में बना, ये भी सही है। यह प्रोटोकॉल 2003 से हुआ प्रभावित, ये भी सही है, अर्थात 2 और 3 सही है।
एक गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, गजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अर्धशास्त्रीय संगीत संबंधित है, बिल्कुल सही है। और गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं। गजल के पहले शेर को मतला, दूसरे शेर अंतिम शेर को पंक्ति को मक्ता बोलते हैं। केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षापण शास्त्र अस्त्र है, हवा से हवा में मार करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम जो केरल में मनाया जाता है, फसल संबंधी त्यौहार है। इसका संबंध महाबली से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन सिटी कहाँ में स्थित है? तो बाबू सन सिटी साउथ अफ्रीका में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और कुलगाडी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में है, कुलगाडी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो प्रांत कौन है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो W.S. एडम्स। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स हरा सूचकांक विकसित किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 में कितने समझौता है? 4 समझौता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इसको याद कर लेना है ब्रो। सर्व शिक्षा अभियान 2000, ब्लैक बोर्ड देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मिशन 1988। और तो मतलब सी का 1 है, सी का 1 ऑप्शन डी है, ए का 3। सर्व शिक्षा अभियान 2009, साक्षर भारत 2000 क्या होगा? 2000, 1 मिनट रुक जाओ जी, क्या तुम लोग देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, सी का 1 है, ऑप्शन डी। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, अर्थात 3-4-1-2 सही है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो 8वीं सदी में कन्नौज को लेकर त्रिगुणीय समझौता हुआ, युद्ध जिसमें प्रतिहार भी था, राष्ट्रकूट भी था, पाल भी था, चोल वंश नहीं था, ध्यान दीजिएगा। और चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था, जो इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। इस तरह से आपका मार्च अप्रैल का जो आपका पहला सेट था वो हमने कवर कर दिया। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल बेटर देते हैं, ठीक है रोशन सर। तो जय हिंद, जय भारत।